बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके और कुछ अदर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन भी है जिसमें आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ में। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ऑप्टेर उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने वाला है स्टाफ नर्स के लिए। तो गाइस सभी पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी रिसेंट में मैंने टेस्टिंग के लिए 2 पीडीएफ रखी हैं, आप चाहें तो उनको लिंक दी हुई है उससे जाके ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण सभी की पेमेंट या तो फेल हो रही है, पेंडिंग में जा रही है। यदि आप वहाँ से ना ख़रीदना चाहें तो डायरेक्ट गूगल पे से आपको पे करके आप लोग डायरेक्ट गूगल पे में, और आपको या तो व्हाट्सएप या आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी उससे आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी। तो जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हो वैसे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हैं वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिनका एमपी सीएचओ, स्टाफ नर्स और अदर स्टेट सीएचओ एग्जाम होने वाला है, उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सीरीज 8 से इसके पहले हम सीरीज 7 तक पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। तो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 70 क्वेश्चन के साथ साथ यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनको हम विथ रेशनल सॉल्व करें तो 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से और बन जाते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन हैं जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सेफ स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रोकोमा। सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो ट्रोकोमा कंट्रोल के लिए, जो कि एक आई डिसीज़ है, तो ट्रोकोमा कंट्रोल के लिए एक सेफ स्ट्रेटेजी बनाई गई थी WHO के द्वारा। तो सेफ में है जो सभी कंटेन इसके कंपोनेंट है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सर्जरी, एनुअल आई चेकअप, फेशियल क्लीनलीनेस, एनवायरमेंटल हाइजीन। तो जो सेफ स्ट्रेटेजी बनाई गई थी SAFE। तो यहाँ पर सेफ का आपको फुल फॉर्म पता होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रोकोमा जो आई डिसीज़ है इसके लिए जो सेफ स्ट्रेटेजी लाई गई थी, तो उसमें S रिप्रेजेंट करेगा सर्जरी, A रिप्रेजेंट करेगा एंटीबायोटिक, F रिप्रेजेंट करेगा फेशियल क्लीनलीनेस और E रिप्रेजेंट करेगा एनवायरमेंटल हाइजीन। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एनुअल आई चेकअप। आँखों का एनुअल चेकअप करवाना इसका सेफ स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजी में ए का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, एनुअल आई चेकअप। या तो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है या ये आ सकता है कि ट्रोकोमा मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, तो वो सेफ स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो एट द बर्थ दी जाती है? ऑप्शन है MMR, DPT, रोटावायरस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है इनमें से कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी। और यदि विटामिन में पूछा जाता है तो विटामिन के, ये चारों चीज़ें एट द बर्थ दी जाती हैं। तो वैक्सीन पूछते हैं तो हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन, 3 वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती हैं। और क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कौन सा विटामिन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है, बेबी के डिलीवर होने के तुरंत बाद दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विटामिन के। तो आपको याद रखना है कि एट द बर्थ कौन सी वैक्सीन, ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड BCG। तो ये तीनों वैक्सीन दी जाती हैं। और विटामिन पूछते हैं कौन सा विटामिन दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वह विटामिन के फॉर प्रिवेंशन हेमरेज और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बेबी को एट द बर्थ ऑफ टाइम क्या दिया जाता है? विटामिन के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपोजिट है, जो सेकंड में पढ़ा कौन सी दी जाती है, यहाँ पर है कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ऑप्शन में है OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी या फिर पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं वो आपको तीनों पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं मैंने जस्ट अभी आपको बताई हैं, OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस बी। ये तीनों एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। जो नहीं दी जाएगी वो क्या होगी?
पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट की जगह रोटावायरस की वैक्सीन भी आपको रख सकते हैं ऑप्शन में, मीजल्स भी रख सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन पेंटावैलेंट वैक्सीन हाउ मेनी वैक्सीन आर कंसिस्टेड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट आंसरिंग बताई गई है, जिसमें आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, उनका आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी आया था रिसेंट में हरियाणा CHO में, कि जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है कितनी वैक्सीन कंसिस्ट होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है वो कितनी डिसीज से प्रिवेंट करेगा। तो पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसमें जो 5 डिसीज से प्रिवेंट करने की क्षमता होती है इस वैक्सीन में वो क्या है, डिप्थीरिया, टिटेनस, परट्यूसिस। तो यहाँ पर आप DPT भी याद रख सकते हैं, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B एंड हेपेटाइटिस B। तो ये 5 वैक्सीन का कंबाइंड रूप क्या है, पेंटावैलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, फॉर डिप्थीरिया विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। तो डिप्थीरिया डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन में विडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, स्टूल टेस्ट, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो विडाल टेस्ट तो स्टूल टेस्ट है जो टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, स्पेशली विडाल टेस्ट है। और जो सिक टेस्ट है किसके लिए होता है डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, सिक टेस्ट। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज। तो कॉप्लिक स्पॉट किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, सभी को पता है, ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला या फिर कोल्ड। तो कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मीजल्स और रूबियोला में। इसका पॉजिटिव एजेंट या फिर इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स और रूबियोला में, और एक क्या है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होने वाली डिसीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 12 दिन, 10 to 12 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि डिसीज का जो पॉजिटिव एजेंट है बॉडी में एंटर होने के बाद जो अपने साइन सिम्टम शो करेगा वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज विच आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं किसी एक को छोड़कर। हमने 2 तरीके के न्यूट्रिएंट पढ़े, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर पूछा एक्सेप्ट मतलब कि क्या नहीं है, तो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, जो नहीं है तो वो विटामिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, विटामिन। तो जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो में क्या आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ये देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स, दे इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और अदर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं मिनरल्स अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोन हेल्थ, फ्लूइड बैलेंस और अदर प्रोसेसिंग के लिए। तो जरूरी सभी हैं, बट इनको 2 कैटेगरी में, जो न्यूट्रिएंट 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, मैक्रो एंड माइक्रो। नेक्स्ट इज ऑल आर फैट सॉल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मतलब कि वसा में घुलनशील विटामिन, ऑयल में घुलनशील विटामिन है, फैट ऑयल सॉल्यूबल विटामिन भी हम जिनको कह सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो हमने 2 तरीके के विटामिन पढ़े हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील और वसा में और ऑयल में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉलीकैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल्स। तो यहाँ पर केमिकल नेम दिए हुए हैं सभी के। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहाँ पर जो फैट सॉल्यूबल विटामिन नहीं है इनमें से वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर जो रेटिनॉल है क्या है, विटामिन ए, कोलिकॉल्सिफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई। तो यहाँ पर आपको इनके नाम याद रखने हैं, केमिकल नाम। और विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्यूनोन। क्या है, फाइलोक्यूनोन। तो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल जितने भी विटामिन हैं, आपको विटामिन में बेसिकली क्या डिसीज होती है, कौन सा विटामिन कब दिया जाता है, या फिर उनके केमिकल नाम, या फिर उनसे होने वाली डेफिशिएंसी, उनके कारण होने वाली बीमारी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी हाउ मेनी डेज इज कंसीडर्ड इन परपीरियम वीक। तो डिलीवरी के बाद कितने, जो परपीरियम वीक है वो कब कहलाता है, ऑप्शन में 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक या फिर 5 वीक।
तो आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके जो 6 वीक तक का टाइम होता है वो क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? 6 वीक। नेक्स्ट है रेबीज इज ऑल्सो नोन एज, रेबीज को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया, मीजल्स, रूबियोला या फिर प्लग। तो रेबीज का जो दूसरा नाम है सभी को पता है, वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। हाइड्रो का मतलब, हाइड्रस का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है डर। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज की बात की जा रही है, तो रेबीज से आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो कौन सी डिसीज है जो आफ्टर प्रोफाइलैक्सिस या फिर आफ्टर डिसीज होने के बाद वैक्सीनेशन दिया जाता है? तो रेबीज ही, ओनली रेबीज में डिसीज होने के बाद वैक्सीन किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि यदि कोई रेबीज वाला एनिमल किसी ह्यूमन को बाइट कर दे तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपको रेबीज से आ सकते हैं। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन आर गिवन एट विच एज? तो मीजल्स वैक्सीन है कब दी जाती है? ऑप्शन में 9 मंथ, 10 मंथ, 6 मंथ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है कब दी जाती है? 9 मंथ में। यहाँ पर आपको याद रखना है 9 महीने की एज में बच्चे को मीजल्स वैक्सीन दी जाती है। यहाँ पर जो एक इमेज आप देख रहे हैं इसमें रूट बताया हुआ है सभी वैक्सीन का कि कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि ओरल रूट से, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल 3 रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ओरल रूट से ओनली 2 वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन, जिसके रोटा वायरस के 3 डोज दिए जाते हैं, जो कि जो पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ में इसको भी दे दिया जाता है। तो रोटा वायरस ओरल दी जाती है और ओरल पोलियो भी ओरल दी जाती है। इंट्रामस्कुलर में क्या क्या दिया जाता है? DTP, हेपेटाइटिस बी, IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, HIV एंड PCV7। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन, PCV का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो ये सभी इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती हैं। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर वाली वैक्सीन दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि इंट्रामस्कुलर रूट से DTP, हेपेटाइटिस बी, IPV, HIV और जो PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो दी जाती है। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर की, और इंट्राडर्मल रूट से ओनली BCG एडमिनिस्टर की जाती है, जिसका मार्क लाइफ टाइम आपके हाथ पर रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द विटामिन B6 केमिकल नेम? तो विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो जितने भी विटामिन है यहाँ पर आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर ओनली 1 विटामिन का ही केमिकल नाम बताया गया। तो आपको B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं उन सभी के केमिकल नाम याद रखने हैं। कभी कभी आपको केमिकल नाम देके डेफिशिएंसी पूछी जा सकती है कि इस विटामिन से कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कैन कॉज। तो विटामिन C की कमी के कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है स्कर्वी, प्लेग, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रिकेट्स। तो जो प्लेग फॉर्मेशन होगा वो विटामिन के कारण नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी के कारण होगा और रिकेट्स होगा बच्चों में विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण। तो बचता क्या है यहाँ पर ऑप्शन में? स्कर्वी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? A। विटामिन C की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम होगी? स्कर्वी। नेक्स्ट, आपको एग्जाम में कंपोनेंट ऑफ ORS करके आ सकता है कि सभी कंपोनेंट है ORS के एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और जो ORS फार्मूला के कंपोजिशन है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट या फिर एनहाइड्रोस ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज, सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है, याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है NACO प्रोग्राम इज रिलेटेड विथ। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम किस रिलेट करता है? एड्स से। इसके लिए जो रेड रिबन यूज किया जाता है आपको वो भी याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज MTP एक्ट केम इन फोर्स। तो MTP एक्ट कब फोर्स में आया था? तो आया था 1971 में। नेक्स्ट, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय। तो डायबिटीज है जो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। तो आपको याद रखना है कि डायबिटीज किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के, ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम होने के कारण ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज पोटेशियम लेवल ऑल्सो नोन एज। पोटेशियम का लेवल यदि ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो कंडीशन कहलाएगी हाइपर कैलेमिया।
नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की बॉडी में वो कितनी होती है 3.6 एंड 5.2 मिली मोल्स पर लीटर MmOl पर लीटर ऑफ ब्लड। तो इतना नॉर्मल वैल्यू है, यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो मतलब क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट इज इन 6 वीक विच वैक्सीन आर एडमिनिस्टर फॉर चाइल्ड। तो 6 वीक की एज में, 6 वीक की एज में बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 6 वीक में DPT का फर्स्ट डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। तो आपको याद रखनी है कौन कौन सी, OPV, DPT फर्स्ट एंड रोटा वायरस का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको वैक्सीन के नाम याद रखने हैं कि 6 वीक में कौन सी दी जाती है। और एवरी 4 वीक के गैप में DPT पेंटावेलेंट वैक्सीन कह सकते हैं हम जिसको, पेंटावेलेंट दी जाएगी एंड OPV दी जाएगी और रोटा वायरस वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉलेरा इंक्यूबेशन पीरियड। तो कॉलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक, फ्यू आवर टू 5 डेज। कॉलेरा है जो, इसका एक सिम्टम आपको एग्जाम में आता है, वो आता है राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है? कॉलेरा में। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट फॉर टिटनस। तो टिटनस का कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है? टिटनस का कॉजेटिव एजेंट जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो वेरी वेरी किसके कारण होता है? विटामिन B1 और थायामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है HIV ड्रग। तो जो HIV को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो क्या है? वो जिडोविडिन। आपसे एग्जाम में आ सकती है, जो भी CHO और स्टाफ नर्स का पेपर देने वाले हों। नेक्स्ट है मेडिकेशन फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। तो एक्यूट चेस्ट पेन है यदि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है तो सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट के थ्रू दी जाती है, देन आफ्टर अदर मेडिकेशन किया जाएगा। बट यदि एक्यूट चेस्ट पेन है तो क्या देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है मिल्क सीक्रेशन हार्मोन। तो हमने 2 तरीके के हार्मोन पढ़े हैं, एक तो होता है मिल्क सीक्रेशन और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो मिल्क सीक्रेशन और रिजेक्टिंग हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टोन। तो इन दोनों हार्मोन में आपको याद रखना है कि एक बनाता है और दूसरा बाहर निकालता है मिल्क को। नेक्स्ट मिनी लैप इज अ टाइप ऑफ। मिनी लैप एक तरीके की ट्यूबेक्टोमी ही है जो कि प्रोसीजर फीमेल फैमिली प्लानिंग के लिए जो परमानेंट स्टरलाइजेशन किया जाता है तो उसमें क्या है? ट्यूबेक्टोमी। मिनी लैप एक ट्यूबेक्टोमी का ही टाइप है, इसको मिनी लैप्रोटोमी कहा जाता है। और मिनी लैप abdominal surgical approach to the fallopian tube by means of an incision less than 5 cm in length। एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है जिसमें 5 सेंटीमीटर से कम लेंथ पर ही एक इंसिजन किया जाता है और फैलोपियन ट्यूब को एक्लूड कर दिया जाता है ताकि फैमिली प्लानिंग का है जो हम कर सकें। तो क्या मिनी लैप्रोटोमी एक तरीके से ट्यूबेक्टोमी ही है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? लेवोनोजेस्ट्रोल पिल्स। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग सिस्टम है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रोटीन किसकी ज़रूरत होती है? तो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मसल्स बनाने के लिए। तो क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर की कितनी स्टेज होती हैं? तो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? सर्वाइकल डायल्टेशन होगा जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबीज एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर बर्थ और प्लेसेंटल स्टेज। और फोर्थ स्टेज के ऑब्जर्वेशन स्टेज जिसमें रिकवरी और ऑब्जर्वेशन किया जाएगा जिस भी लेडी की डिलीवरी हुई है। इस तरीके से लेबर की कितनी स्टेज हो? इन 4। फर्स्ट स्टेज में फुली डायल्टेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ स्टेज होगी इसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशनल स्टेज रहेगी जिसमें वुमेन की डिलीवरी हुई है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोआगुलेशन क्लॉटिंग। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होगा? तो सभी को पता है विटामिन के, जो कि एट द बर्थ दिया जाता है बेबीज में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विटामिन एट द बर्थ किसी बेबी को दिया जाता है? वो विटामिन के किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग को ट्रीट करने के लिए। यदि हेमरेज की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए पहले से ही विटामिन के एडमिनिस्टर कर दिया जाता है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर मेनली अस्थमा के पेशेंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यूज़ किया जाता है जो ब्रोंकोडायलेटर वो क्या है, साल्ब्यूटामॉल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ पेन। तो पेन असेसमेंट के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो क्या है, विजुअल एनालॉग स्केल, VAS। विजुअल एनालॉग स्केल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, पेन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन हैपन इन। तो जो अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो अमीनो एसिड को तोड़ा जाता है, कहाँ पर होता है लिवर में। नेक्स्ट इन फीटल सर्कुलेशन विच आर्टरी आर प्रेजेंट। तो फीटल सर्कुलेशन में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट रहती है। तो फीटल सर्कुलेशन में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वो क्या, अम्बलाइकल आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो अम्बलाइकल वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो आज के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसमें टोटल कितनी आर्टरी और कितनी वेन्स प्रेजेंट रहती हैं जो बेबी को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और वेन्स होती हैं आपको बताना है। तो जो फीटल सर्कुलेशन में जो आर्टरी रहती है वो क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा डेथ किसके कारण होती है। तो भारत में जो मोस्टली डेथ होती हैं ये होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के कारण। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में बहुत सारी डिसीज़ आ जाती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और अदर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। नेक्स्ट इज पेप स्मीयर टेस्ट परफॉर्म फॉर व्हाट। तो पेप स्मीयर टेस्ट सभी को पता है, ये सर्विक्स कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। क्या, पेप स्मीयर। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन एल्कोहलिज्म। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा। शराब पीने वालों का सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, लिवर, क्योंकि एल्कोहल या फिर किसी भी मेडिकेशन का मेटाबॉलिज्म लिवर में जाकर ही होता है। जो लोग शराब पीते हैं तो उनका जो लिवर क्या होगा, खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, तो होगा लिवर। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या इन्फ्लामेटरी कंडीशन है किसकी, लीवर की। तो आंसर क्या होगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लिवर। नेक्स्ट इज पर्नीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, विटामिन B12। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी कैन कॉज। यदि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज होगी, तो होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन। क्या हो सकता है यदि प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलाइटिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो पोलियोमाइलाइटिस जो कि पोलियो वायरस से होने वाली डिसीज है, तो इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, मतलब कि कैसे फैलेगा। तो ये फैलता है फीको ओरल रूट के द्वारा। किस रूट से, फीको ओरल रूट के द्वारा। नेक्स्ट है स्मॉल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की स्मॉल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। यदि स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूछी जाती है तो क्या होगा, तो वो होंगे नेफ्रॉन। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का पूछा है तो न्यूरॉन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूछते हैं तो किडनी का पूछते हैं तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो कितना, -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन द स्क्रोटम दैट अकर्स व्हेन फ्लूइड कलेक्ट्स इन द थिन शीथ सराउंडिंग द टेस्टिकल। टेस्टिकल के चारों तरफ जो शीथ प्रेजेंट रहेगी वहाँ पर क्या होना, फ्लूइड का कलेक्शन होना, जिसके कारण स्वेलिंग रहेगी स्क्रोटम में। तो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइड्रोसील। नेक्स्ट है फिमोसिस। फिमोसिस इज अ कंडीशन विच टाइट फॉर स्किन कैन नॉट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। फिमोसिस की कंडीशन में क्या होगा, जो फोर स्किन है वो वापस पेनिस के हेड पर क्या है, फैलेगी नहीं। नेक्स्ट इज पंचायत राज इज विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पंचायती राज पढ़ा है, तो ये कहाँ पर होता है, ग्राम लेवल पर। तो जिला परिषद कहाँ पर होगी, तो 3 टायर सिस्टम पढ़ा है, तो उन्हीं में से एक है पंचायती राज जो कि ग्राम लेवल पर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम इन लैक्टेटिंग मदर।
लैक्टेटिंग और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, उनको टोटल 1000 ग्राम mg कैल्शियम की ज़रूरत होगी, 1000 mg कैल्शियम पर डे। नेक्स्ट BCG साइट, तो जो BCG वैक्सीन दी जाती है इसकी साइट क्या है, तो इसकी साइट लेफ्ट आर्म इंट्राडर्मल रूट के थ्रू लेफ्ट आर्म में एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट एलिफेंटाइटिस इज अदर देन, तो एलिफेंटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, फाइलेरियासिस, जो कि एक रेयर कंडीशन है। तो इसका जो मोस्ट कॉमनली नाम क्यों एनसेफेलाइटिस पड़ा है, सॉरी एलिफेंटाइटिस पड़ा है, एलिफेंट का मतलब तो हाथी होता है, तो जो फाइलेरियासिस की कंडीशन है इसमें भी हाथ और पैर हाथी के जैसे बड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, एलिफेंटाइटिस। नेक्स्ट इज 1 ग्राम ऑफ फैट हाउ मैनी कैलोरीज इन प्रेजेंट, तो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, तो टोटल 9 कैलोरी प्रेजेंट होती है 1 ग्राम फैट में। नेक्स्ट इज पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिसीज, तो पोलियो एक वायरस बॉर्न डिसीज है जो कि पोलियोमाइलाइटिस नाम के वायरस से होती है। नेक्स्ट इज टाइफॉइड अदर नेम, तो टाइफॉइड का दूसरा नाम क्या है, एंटेरिक फीवर, क्या है, एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट है माउंटेक्स टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, तो माउंटेक्स टेस्ट है जो ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डॉट्स थेरेपी नॉर्मल ड्यूरेशन, तो डॉट्स थेरेपी एटलीस्ट कितने टाइम तक करवाई जानी चाहिए, MDT पूछते तो होती 12 से 24 मंथ तक, बट डॉट्स पूछा है तो 6 मंथ तक, मिनिमम 6 मंथ तक तो है जो डॉट्स थेरेपी का नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा ही। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स है जो वेरिसेला जूस्टर के द्वारा होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट है इम्यून कंप्रोमाइज वैक्सीन, तो कौन सी वैक्सीन इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करेंगी, दबाने का काम करेंगी इम्यून सिस्टम को, तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है, इम्यून कंप्रोमाइज वैक्सीन है। जैसे कि पोलियो क्या हो गई, लाइव अटेन्यूएटेड इम्यून कंप्रोमाइज वैक्सीन। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स और वर्म मेडिकेशन, तो पैरासाइट्स और वर्म को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, वो कौन सी है, तो वो एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल, दोनों में से कोई एक मेडिसिन दे सकते हैं जिसको भी क्या प्रॉब्लम है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी इज कंसिडर्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद कितने से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाएगा, तो होगा 500 ml, यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन को क्या असेस किया जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस, तो हाइड्रो का मतलब तो होता है वाटर, सेफेलस आप समझ ही गए होंगे ब्रेन से रिलेटेड, तो हाइड्रोसेफेलस इज अ कंडीशन इन विच एन ऑक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकर्स विद इन द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर क्या होना, ऑक्यूमुलेशन फ्लूइड का इकट्ठा होना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइड्रोसेफेलस। यदि जब ICP जो एक्यूमुलेशन होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का तो ICP भी बढ़ेगा, और ICP को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है भी आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या मैनिटॉल। नेक्स्ट है रेनाइटिस, तो रेनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नोज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। नेक्स्ट है सक्शन फर्स्ट डनेट, तो सक्शनिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे पहले आप कहाँ की सक्शनिंग करेंगे, नोज की या माउथ की, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जब भी सक्शनिंग करवाने जा रहे हो आप तो सबसे पहले आपको माउथ में, मुंह में सक्शनिंग करवानी है ताकि एस्पिरेशन को रोक सकें। नेक्स्ट है कलर कोड ऑफ IMNCI, तो IMNCI का यहाँ पर तीनों कलर कोड दिए हैं, 3 कलर होते हैं IMNCI में, रेड येलो एंड ग्रीन, कौन कौन से, रेड येलो एंड ग्रीन। तो जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेजमेंट करवाया जाता है, यदि अर्जेंट रेफरल करना हो तो पिंक कलर कोड यूज़ किया जाएगा, येलो ट्रीट एट होम या फिर OPD में किया जा सकता है, जो स्पेशली जो कंडीशन OPD में ट्रीट की जाती हैं, होम मैनेजमेंट जिनको आप घर में मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही येलो में रेफरल सर्विसेज के लिए, सॉरी पिंक में रेफरल सर्विसेज के लिए, और रेड में, येलो में OPD में ट्रीटमेंट के लिए, और घर पे ग्रीन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन कवर्स ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी, तो फोटोथेरेपी के टाइम पर जो जेनाइटल ऑर्गन और आइस, जेनाइटल एरिया और आइस को एक कपड़े से कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज पिंक रिबन कलर कोड इज यूज्ड फॉर विच कैंसर, तो पिंक रिबन कलर कोड है जो किसके लिए किया जाता है,
ब्रेस्ट कैंसर के लिए। रेड कलर है एड्स के लिए। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड टू, तो मिशन इंद्रधनुष से किससे रिलेट करता है, तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4 का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो गाइस ये थे बहुत ही अच्छे स्पेसिफिक MCQ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।